तिब्बत में ग्लेशियर खिसकने से नेपाल के कई गांव बह गए और जानमाल के भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। उत्तरी नेपाल में मौजूद रसुआ इलाका तिब्बत से सटा हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये प्रलयकारी बाढ़ तिब्बत से नेपाल की ओर बहने वाली भोटेकोशी नदी में गिरी बर्फ के पिघलने के कारण आई है। इसके साथ ही त्रिशूली नदी में भी बाढ़ आई है। बाढ़ से नेपाल की सशस्त्र पुलिस बल के 13 जवान लापता बताए जा रहे हैं। नेपाली अधिकारियों के अनुसार नेपाल में भारी नुकसान हुआ है। हालांकि अभी नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है। उससे पहले बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। ग्लेशियर वैज्ञानिकों के अनुसार हो ये रहा है कि ऊपरी हिमालय का तापमान दुनिया के बाकी हिस्सों से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तिब्बत में बर्फ पिघल रही है। नई और खतरनाक झीलें बन रही हैं जो कभी भी फट सकती हैं। वैज्ञानिकों ने बताया है कि नेपाल में आई ये बाढ़ भी उत्तराखंड में 2013 में आई केदारनाथ आपदा, उसके बाद 2021 में रैणी और गत साल धराली और फिर थराली आपदा की तरह ग्लेशियर टूटने के कारण आई है। Glaciers are receding at an alarming rate. Consequently, snowfall is also getting reduced और अगर होता है तो बहुत जल्दी मेल्ट आउट कर जाता है। इसके कारण जो हार हिमालय का क्षेत्र है हमारा, उस इलाके में यानी 400 मीटर 4000 मीटर से ऊपर का जो क्षेत्र विशेष है उसमें कम स्नो पड़ने के कारण रॉक बैरन हो रही है। और बैरन होने के कारण की जो सोलर इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसको एल्बिडो कहते हैं, यानी कि उनका एल्बिडो कम हो रहा है। और इससे एक समस्या खड़ी होगी, इसको कहते हैं एलिवेशन डिपेंडेंट वार्मिंग। मतलब ये हुआ कि हार हिमालय ज्यादा तेज रफ्तार से गर्म होता है कंपेयर टू उसका लोअर काउंटरपार्ट। उसका सीधा असर इस ढंग की घटनाओं से होता है जो कि आपने धराली में देखी, जो कि आपने रोटीगाड़ यानी ऋषिगंगा में देखी, जो कि आपने जुमा में देखी, जो कि आपने टमक में देखी। और खास करके मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, ये बड़े ग्लेशियर्स उस ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, उनका अपना एक थर्मल इनर्शिया होता है। ये छोटे ग्लेशियर जिनकी एरिया करीब समझ लीजिए 10-15 स्क्वायर किलोमीटर का जिनका पूरा कैचमेंट एरिया होता है और नदियों की जो स्ट्रीम्स निकलती है उनकी लंबाई 5 से 10 किलोमीटर की होती है, लेकिन उनका ग्रेडियंट बहुत स्टीप होता है। ये जो छोटे ग्लेशियर्स हैं, इनको हम हैंगिंग ग्लेशियर कहते हैं। दीज ग्लेशियर्स आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड मच मोर एरोगेंटली। पूरा हिमालय इस समय ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक टाइम बॉम्ब बन गया है। तापमान ज्यादा होने के चलते उच्च हिमालय में ग्लेशियरों की पकड़ ढीली हो रही है, जिसके चलते वो छोटी छोटी मोरन झीलों में तब्दील हो रही हैं। कहीं दशक पीछे भी देखो, हजारों साल पीछे, लाखों साल पीछे देखोगे तो आपको मिलेगा कि भाई अर्थ का वेदर सिस्टम और क्लाइमेट सिस्टम जो है बहुत सारी चीजों से चेंज हुआ और ये बहुत सारी चीजों से इफेक्ट भी होता है। 1400-1850 के बीच जो एक छोटा सा कोल्ड पीरियड आया था, उसके बाद जो है सडनली वार्मिंग हुई, जिसको हम जो है हॉकी स्टिक वार्मिंग भी बोलते हैं। मतलब एक लिमिट जाने के बाद सडनली ऊपर की ओर उठने लगी वो वार्मिंग। जिस रीजन में पहले स्नोफॉल होती थी समर में या विंटर में, इतनी ठंड होती थी, अब क्या हो रहा है कि वो रेनफॉल जो स्नोफॉल का एरिया है वो शिफ्ट हो गया, वो आपका स्नोफॉल ऊपर की तरफ खिसक गया है और उसकी जो जगह थी उसको रेनफॉल ने ऑक्युपाई कर दिया है। ग्लेशियस रीजन या स्नोफॉल रीजन पे ही पूरे हिमालय की जलवायु कंट्रोल होती है। तो वो जब उसमें कमी आनी शुरू हुई तो वेदर एबनॉर्मल होना शुरू हो गया। ग्लोबल वार्मिंग का एक सिग्नेचर है बेसिकली, ये आपको दिखा रहा है भाई कि वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं घट रही है। जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है या जिस हिसाब से चीजें हो रही है या एबनॉर्मलिटी हो रही है, तो हमें इन चीजों से बचने की जरूरत है। नेपाल हो या भारत का उत्तराखंड, मौजूद सरकारों को अब ऐसी प्रलयकारी बाढ़ों से आम लोगों को बचाने के लिए कोई ठोस नीति बनानी होगी, वरना जानलेवा लाइट गाइस यस्तो लाइभ छ। ओहो
हम्म